सो हेलो स्टूडेंट, क्या हाल है। दिस इज़ लोकेश लालवानी और हमारा क्या है आज का टॉपिक जो है, देखो स्टार्ट करते हैं ना। ठीक है, ये सब बातें छोड़ते हैं। आज का टॉपिक क्या है वह सामने लिखा ही है। सर आप क्या रोज़ में बताते हो आज का टॉपिक क्या है। देखो हम लोगों ने सॉलिड मैकेनिक्स पढ़ा, ठीक। अब हमें क्या पढ़ना है, फ्लूइड मैकेनिक्स। सॉलिड मैकेनिक्स में हम लोगों ने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स पढ़ा, ठीक है। और फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या हमें पढ़ना है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स पढ़ना, ठीक है। अभी जानेंगे पहले फ्लूइड्स वगैरह क्या होते हैं, ठीक। तो इसमें हमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। हमने पहले भी बताया मैकेनिकल प्रॉपर्टी दैट मीन्स वर्किंग से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज है, ठीक है। कि मतलब फोर्स लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे तो क्या असर पड़ेगा, ठीक। तो हम स्टार्ट करते हैं फिर आज का जो टॉपिक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, ठीक है। कैसे होगा जरा देखिए, स्टार्ट करते हैं। पहले जानते हैं कि फ्लूइड्स क्या है। तो फ्लूइड्स क्या होता है, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो फ्लो कर सके, ऐसे सब्सटेंस जो फ्लो कर सके। फ्लूइड्स का मतलब लिक्विड से नहीं होता, लिक्विड अलग चीज है, ठीक है। लिक्विड अलग चीज है, उसका साइज एंड शेप डिफरेंट नहीं होता, ठीक है। तो वो फ्लूइड्स में आती है। लेकिन फ्लूइड्स क्या होता है, फ्लूइड ऐसी चीज जो फ्लो कर सके। फ्लूइड का मीन्स ही है फ्लो, टू फ्लो, ठीक। दैट बॉडी दैट कैन फ्लो। तो फ्लो तो सर लिक्विड भी कर सकता है और एयर गैसेस भी कर सकती है। हाँ, तो लिक्विड में क्या है, मतलब लिक्विड भी फ्लो कर सकता है, ठीक है, और गैसेस भी फ्लो कर सकती हैं। तो ये दोनों क्या है, फ्लूइड्स की कैटेगरी में आते हैं। समझ आए। तो क्या कह रहा है, फ्लूइड्स क्या है, फ्लूइड्स आर द सब्सटेंस विच कैन फ्लो, और फ्लो कर सकते हैं तो लिक्विड्स एंड गैसेस। इट डज नॉट पोजेस डेफिनिट शेप, इनकी कोई भी डेफिनिट शेप नहीं होती, ठीक। और व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सबमर्ज्ड इन अ लिक्विड एट रेस्ट द फ्लूइड एक्सर्ट अ फोर्स ऑन इट्स सरफेस, नॉर्मली इट इज कॉल्ड थ्रस्ट ऑफ द लिक्विड। कि जब भी हम क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में डालते हैं तो उसके ऊपर क्या लगती है, लिक्विड क्या करता है, उसके ऊपर फोर्स लगाता है, थ्रस्ट जिसको कहते हैं। जैसे सरफेस फोर्स लगाता है उसको रिएक्शन फोर्स कहते हैं, वैसे जब लिक्विड फोर्स लगाता है ऊपर की तरफ, मतलब किसी बॉडी को, जैसे मैंने डाली तो ग्रेविटी के कारण नीचे गई, तो ये लिक्विड क्या है, उसके ऊपर थ्रस्ट फोर्स लगा रहा है। वो अलग बात है कि थ्रस्ट फोर्स क्या हो सकता है, कम हो ग्रेविटी वाली फोर्स से, तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर की तरफ क्या लगाता है, थ्रस्ट फोर्स लगाता है। इसी को कहते हैं थ्रस्ट ऑफ द लिक्विड या फ्लूइड। लिक्विड के केस में ज़्यादातर होता है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग लिक्विड के बारे में ज़्यादातर पढ़ेंगे। होते हैं दोनों हैं, गैसेज और लिक्विड दोनों फ्लूइड होते हैं, लेकिन हम लोग लिक्विड के बारे में ज़्यादातर जो टॉपिक होंगे वो लिक्विड से रिलेटेड होंगे। तो सबसे बात आती है प्रेशर। प्रेशर हम लोग जानते हैं, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया जो होता है वो क्या होता है, प्रेशर होता है। तो कह रहा था थ्रस्ट एक्सपीरियंस्ड बाय पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ अ लिक्विड एट रेस्ट इज कॉल्ड द प्रेशर। कि रेस्ट पर लिक्विड का सरफेस जितना प्रेशर पर यूनिट एरिया पे जितना फोर्स फील करता है वो क्या होता है, प्रेशर होता है। जैसे मान लो मैंने इस पर क्या किया, फोर्स लगाई, पिस्टन लिया, पिस्टन से मैंने इसको दबाना चालू किया, ठीक है। पिस्टन से दबाना चालू किया तो मैंने इतने एरिया पे फोर्स लगाई। फोर्स मान लिया कितनी लगा, कुछ लगा रहा हूँ, तो जो फोर्स मान लिया 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ, ये 2 मीटर का है, 2 मीटर स्क्वायर, तो जो प्रेशर कितना लग रहा, 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब 5 पास्कल भी कह सकते हो प्रेशर की यूनिट, ठीक है, ठीक। तो वही कह रहा है कि फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है हमारा, प्रेशर बनाता है, या थ्रस्ट पर यूनिट एरिया भी कह सकते हो ऑफ अ लिक्विड इज कॉल्ड द प्रेशर, ठीक। अब क्या कह रहा है, प्रेशर का फॉर्मूला आया क्या, यहाँ से पहले देखते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया, तो इसकी यूनिट एक बनती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एक यूनिट होती है पास्कल, ठीक है। क्या होती है, पास्कल होती है। और इसकी डायमेंशन क्या बनेगी सर, डायमेंशन बनेगी, देखो जो स्ट्रेस की डायमेंशन आई थी पिछले वाले लेक्चर्स में, ठीक है, वही इसकी होगी। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया है ना, तो अभी हम लोगों ने पिछले वाले लेक्चर्स में निकाला था ml टी की पावर -2 अपॉन में एल स्क्वायर हो जाएगा, एरिया का क्या हो जाएगा ml की पावर -1 टी की पावर -1 टी की पावर -2, ठीक है। ये आएगी डायमेंशन किसकी, प्रेशर की, सिंपल सी बात। चलो बात कर, क्या कह रहा है, व्हेन अ लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम, जब लिक्विड इक्विलिब्रियम में होता है, इक्विलिब्रियम मतलब रुका हुआ है ऐसे,
ठीक है। तो क्या होता है, इसके जो प्रेशर होता है वो हर तरफ क्या होता है, बराबर होता है। जैसे क्या कह रहा है, द फोर्स एक्टिंग ऑन इट्स सरफेस इज परपेंडिकुलर एवरीवेयर। इसके सरफेस पे जो फोर्स लग रही होगी हर तरफ से क्या होगा, परपेंडिकुलर होगी, ऊपर की तरफ ऐसे फोर्स लगाता है, मतलब लिक्विड थ्रस्ट। तो लिक्विड और ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, इस वजह से लिक्विड वहाँ पे इक्विलिब्रियम पे रहता है। ठीक है, ऊपर से एयर प्रेशर लगाती है, नीचे से लिक्विड प्रेशर, तो लिक्विड यहाँ पे सरफेस का रुका रहता है। ठीक, तो कह रहा है, वही कह रहा है कि इक्विलिब्रियम में होगा तो फोर्स एक्टिंग ऑन इट सरफेस, यहाँ पे जैसे मान लो ये सरफेस है तो इस पर भी फोर्स लग रहा होगा, ये सरफेस पे भी फोर्स लगता है भाई। जैसे वो होता है, एक बैलून ले लो, बैलून को हवा भरो या वाटर भरो तो फैलता है। क्यों फैलता है, क्योंकि वाटर उसके अंदर का क्या लगा रहा है, उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है ना, डेट मीन्स प्रेशर लगा है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर फोर्स लगा रहा है, जो फोर्स होती है वो हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो प्रेशर इज इन द सेम एट द, क्या कह रहा है, द प्रेशर इज एट द सेम हॉरिजेंटल लेवल। हर एक हॉरिजेंटल लेवल पे प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। मतलब अगर मैंने ये सरफेस यहाँ पे इस हॉरिजेंटल सरफेस ले लिया ये, ठीक है, तो इस पे हर जगह प्रेशर क्या लग रहा होगा, सेम लग रहा होगा, सेम पूरा हर जगह। ठीक है, ये पॉइंट ले लिया तो यहाँ पे जितना इस पॉइंट पे इधर पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, सेम होगा हर जगह। हॉरिजेंटल सरफेस पे अगर होगा लिक्विड के हॉरिजेंटल सरफेस, प्रेशर क्या होगा, सेम। जैसे यहाँ पे इसमें हर पॉइंट पे कहीं पे भी ले लो, प्रेशर क्या होगा, सेम लग रहा होगा। ठीक है, एक हॉरिजेंटल सरफेस पे। ठीक, नीचे ऊपर जाने पर प्रेशर चेंज होता है, लेकिन एक पूरी लाइन में जो है उन पे प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है, द प्रेशर इज द सेम एट द सेम हॉरिजेंटल लेवल। द प्रेशर एट एनी पॉइंट इन द लिक्विड डिपेंड्स ऑन द हाइट बिलो द सरफेस। अब मैंने कहा ना कि सरफेस पे, एक हॉरिजेंटल सरफेस पे हर जगह प्रेशर सेम होगा, लेकिन ऊपर नीचे जाने पे प्रेशर में चेंज होता है। जो भाई देखो क्या होता है, लिक्विड क्या करता है, अपना प्रेशर लगाता हो। जैसे तुमने लिक्विड के अंदर गया कोई बॉडी, तो ऊपर से क्या होता है, उसके ऊपर प्रेशर लग रहा होता है। बॉडी के ऊपर क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा। जैसे मान लो लिक्विड यहाँ पे बॉडी आई तो बॉडी के ऊपर क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा। ठीक है, मान लिया एच डेप्थ तक आ गई, कितनी डेप्थ पे आ गई, एच डेप्थ पे। ठीक है, तो इसके ऊपर प्रेशर लगेगा, और प्रेशर जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, बिलो द एच, डेंसिटी पे डिपेंड करता है, हाइट पे डिपेंड करता है, मतलब डेप्थ पे डिपेंड करता है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे भी डिपेंड करता है। इस वजह से प्रेशर का फॉर्मूला आता है एच रो जी। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एच रो जी। रो क्या है, डेंसिटी, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच क्या है, जितनी डेप्थ पे आए हो। मान लिया एक डेप्थ, मान लो ये एच हाइट पे आया है, ठीक है, मान लिया, ठीक है, तो वाटर में है, ठीक, तो जैसे मतलब वाटर 10 मीटर हाइट पे आया है मान लिया, ठीक है, तो इसके ऊपर क्या लग रहा होगा, प्रेशर लग रहा होगा। जैसे एक बीच में अभी न्यूज़ सुनी थी, सबमरीन थी, वो क्या हो गई थी, ब्लास्ट हो गई थी नीचे जाने पे। क्यों, क्योंकि जितना नीचे जाओगे उसके ऊपर सबमरीन कोई भी चीज़ होगा उसके ऊपर प्रेशर लगता है, और प्रेशर लगने की वजह से क्या हो गई थी, स्क्वीज हो गई थी। ठीक है, तो सरफेस जितना सी लेवल और वाटर के अंदर नीचे जाओगे उतना प्रेशर तुम्हारे ऊपर बढ़ता जाएगा उस बॉडी के ऊपर, क्योंकि एच बढ़ रहा है, डेप्थ बढ़ती जाएगी तो प्रेशर बढ़ेगा। तो एच रो जी, रो मान लिया, तो जब मान लिया एच वाटर के लिए होता है 10⁻3, जी की वैल्यू मान लो मैं 9.8, तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, प्रेशर निकाल लेंगे। समझे, क्या आ जाएगा 9.8 इंटू 10⁻4 पास्कल। समझे, तो ये कह रहा है, वही कह रहा है, जो प्रेशर होता है डी डेप्थ, एच हाइट डेप्थ पे, वो क्या होता है, डिपेंड करता है किस पे, डेप्थ पे, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड पे या जो भी फ्लूइड है, और किस पे, जी पे। समझा है, ठीक, ये कह रहा है प्रेशर के लिए। अब आगे चलते, कह रहा है पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ क्या कह रहा है, पास्कल्स लॉ बेसिकली इसका यूज़ बहुत होता है। पास्कल्स लॉ की मदद से हाइड्रोलिक मशीन्स बनाई गई। ठीक है, हाइड्रोलिक मशीन्स का यूज़ हो रहा है आजकल भारी भारी सामान उठाने में। क्यों होता है, इससे क्या फ़ायदा होता है, अभी समझेंगे। पास्कल्स लॉ कहता है कि अगर कोई एक क्लोज्ड लिक्विड है, मतलब लिक्विड बंद है हर तरफ से, तो उस पर प्रेशर क्या होगा, हर जगह सेम रहेगा। उसके कारण लगने वाला प्रेशर जो होगा किसी पॉइंट पे, वो क्या होगा, पूरे जो लिक्विड है, अगर तुमने एक साइड से कुछ प्रेशर लगाया तो हर वो प्रेशर क्या होगा, इक्वली ट्रांसमिटेड होगा। इक्वली मतलब हर पॉइंट पे क्या होगा, सेम रहेगा। समझे, जैसे मान लो तुमने ये दिया हुआ है फिगर भी, जैसे मान लो, ठीक, ये हमने यहाँ लिक्विड भरा हुआ है, ऑयल या लिक्विड कुछ भी भरा है, ठीक है, और
यहाँ पे पिस्टन लगाया, ये ऊपर की ओर जाना है, ठीक है। मैंने इसको यहाँ से फोर्स लगाई, फोर्स पर यूनिट एरिया कुछ प्रेशर लगाया, ठीक है। इसका एरिया है कुछ और फोर्स लगाई कुछ, तो फोर्स पर यूनिट एरिया डेट मीन्स कुछ प्रेशर लगाया नीचे की ओर, तो प्रेशर लगाया तो कह रहा है ये जो प्रेशर होगा इक्वली ट्रांसमिटेड होगा, इक्वली मतलब इतना ही प्रेशर पूरा लिक्विड में चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, और यही लिक्विड सेम प्रेशर लगाएगा, कितना P। यहाँ से मान लिया अगर मैंने 15 पास्कल्स का लगाया तो यहां से भी 15 पास्कल्स का ही निकलेगा बाहर की ओर प्रेशर, समझे। और इसका यूज बहुत बढ़िया होता है आजकल पास्कल्स लॉ का, ठीक। क्या कह रहा है, देखो वही चीज कह रहा है, पास्कल्स लॉ सेज दैट द प्रेशर अप्लाइड टू एन इनक्लोज्ड फ्लूइड, एक कोई फ्लूइड है जो इनक्लोज्ड है मतलब बंद है, will be transmitted without a change in the magnitude to every point of the fluid and to the walls of the container। ये walls fluid पूरे equally transmitted होगा बिना किसी change के, ठीक है। यहाँ से P प्रेशर लगाया तो प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक। द प्रेशर एट एनी पॉइंट इन द फ्लूइड इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में फ्लूइड का प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये पास्कल्स लॉ कहता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज है कि एक इंक्लोज्ड फ्लूइड हो तो उसमें हर जगह प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा, जितना प्रेशर लगाओगे उतना ही प्रेशर ट्रांसमिटेड होते हुए जाएगा, ठीक। जैसे मान लो कि मैंने ये एरिया, ये है इसका एरिया मान लिया कितना है, A1 कह रहा है, ठीक है। इसका एरिया कितना है, A1 है, ठीक। देखो ये एरिया छोटा है, ये एरिया क्या बड़ा है। अब इसका फायदा देखो क्या होगा, एरिया है A1 छोटा एरिया है, ठीक है। A1 लेस देन है A2 से, इसका एरिया है A2, ठीक है। मान लिया यहाँ से फोर्स लगाई कुछ F1, कितनी फोर्स लगाई, F1, ठीक है। और हमें नहीं मालूम क्या है, ठीक है, कितनी कम है ज़्यादा ये नहीं मालूम, F1 फोर्स लगाए तो यहाँ से प्रेशर कितना लग रहा होगा पहले एलिमेंट पे, F1 बाय A1, ठीक है। और हमने क्या किया, हमने इस पे आया, ठीक है। अब इधर से प्रेशर गया होगा तो इधर प्रेशर ट्रांसमिट हुआ होगा, ठीक। इसका एरिया कितना, इधर इस पे एरिया कितना लगा होगा, मान लिया एरिया था A2 और फोर्स इस पे लगी, ऊपर की ओर लगी, इधर से फोर्स गई तो इधर फोर्स लगी कितनी, F2 लगी मान ली, ठीक है। तो यहां से प्रेशर कितना आया होगा, P2 बराबर F2 बाय A2 आया होगा, ठीक है। और क्या कहता है, कहता है कि प्रेशर तो इक्वल ट्रांसमिटेड होता है, मतलब P1 और P2 तो बराबर हैं, P1 और P2 बराबर हैं अगर, तो F1 अपॉन A1 इक्वल होगा F2 अपॉन A2 के। P1 और P2 बराबर है तो F1 अपॉन A1 F2 अपॉन A2 के बराबर होगा। और अब तुम समझो, अगर ये बराबर हैं लेकिन A1 क्या है, A1 ज़्यादा है किससे, सॉरी A1 कम है किससे, A2 से, मतलब ये ज़्यादा है ये क्या है, कम है, ठीक है। अगर इसको इक्वल रखना है, क्या रखना है, इक्वल रखना है, तो फोर्स भी यहाँ क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, यहाँ क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे समझो मान लिया कि भाई ये एरिया था कुछ 5 मीटर स्क्वायर, फॉर एग्जांपल कितना था, 5 मीटर स्क्वायर, ठीक। और यहाँ से मैंने फोर्स लगाई कितनी, वही ले लेते अपना 10 न्यूटन की फोर्स लगाई फॉर एग्जांपल, ठीक। कितने की फोर्स लगाई, 10 न्यूटन की। लेकिन मान लिया ये एरिया है, ये मान लिया एरिया है कुछ 15 मीटर स्क्वायर, कितना है, 15 मीटर स्क्वायर, और यहाँ से कुछ फोर्स निकली, मान ली F2 निकली। अब देखना है F2 कितनी आएगी, ठीक। देखो हमें क्या है, F1 अपॉन A1 बराबर होगा F2 अपॉन A2 है। ये हमारा कितना है, 5 है, F1 कितना है हमारा, 10 लगाई थी, A2 हमें पता है कितना है, 15 है, ठीक है। F2 हमें निकालना है, ठीक है। F2 निकालने के लिए क्या करो, ये 5 से गया कितना 2 और 15 से इसकी मल्टीप्लाई, F2 कितना आया, 30 न्यूटन। मतलब देखो कितनी बढ़िया चीज़ है, यहाँ से हमने लगाया 10 न्यूटन की फोर्स, वहाँ मिली हमें 30 न्यूटन की फोर्स, और 30 न्यूटन की फोर्स वो क्या कर सकती है, वो किसी चीज़ को, भारी चीज़ को उठा सकती है, जो हम लोग केवल 10 न्यूटन फोर्स लगा के कर रहे हैं, समझ रहे हो। हमने यहाँ से केवल 10 न्यूटन की फोर्स लगाई, लेकिन उधर से कितनी फोर्स निकली, 30 न्यूटन की। कितनी बढ़िया चीज़ है कि कोई हम हल्की सी फोर्स लगाएंगे तो भारी चीज़ उठ सकती है, समझ रहे हो। क्या किया, बस हमने इधर साइड का एरिया बढ़ा दिया और इसके बीच में फ्लूइड भर दिया। दो कितनी बढ़िया दिमाग की चीज़ है, इसका कितना यूज होता है आजकल हाइड्रोलिक्स का, कि हाइड्रोलिक्स की मदद से क्या होता है,
भारी से भारी सामान को कम से कम फोर्स से उठाया जा सकता है। क्यों? इधर कम फोर्स लगाओ, इधर एरिया छोटा कर दो, इधर एरिया बड़ा कर दो, इधर क्या मिलेगी हमको? फोर्स ज़्यादा मिल जाएगी, भारी चीज़ उड़ जाएगी। समझ आया? कितनी बढ़िया चीज़ है ये। ठीक, तो यही चीज़ होती है। क्या होता है? F1/A1 बराबर होगा F2/A2 के। तो फोर्सेस प्रेशर क्या होता है? इक्वली ट्रांसमिटेड होता है। समझ आए? ठीक, तो ये होता है हमारा P1, ये होगा P2, ये होगा क्या है? पास्कल्स लॉ। ठीक, कि प्रेशर जो होगा इक्वली ट्रांसमिटेड होगा हर डायरेक्शन में। ठीक, मैग्नीट्यूड का। अब दो बात क्या आती है, एक आता है एब्सोल्यूट प्रेशर, एक होता है गॉज प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है? जैसे मान लो एक प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर का, जैसे लिक्विड होता है ना। अब आपको एक चीज़ बताता है एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? जैसे कोई लिक्विड है, बर्तन पे रखा, ओपन बर्तन पे रखा है ना, ठीक है, मैंने इसको इस पे रखा है, ठीक है, इसमें लिक्विड है। अब तुम्हें मालूम है अगर लिक्विड बर्तन में तो रुका रहता है ना, ठीक है, लेकिन क्यों रुका रहता है? क्योंकि ऊपर से एक प्रेशर लग रहा है। क्या लग रहा है? देखो तुम्हें मालूम है ये ऊपर की तरफ थ्रस्ट लगाता है लिक्विड, लेकिन ये रुका हुआ है, डेट मीन्स ऊपर से एक प्रेशर लगता है। इसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेयर प्रेशर। भाई एयर वेयर होती है, एयर वगैरह प्रेशर डालती है एटमॉस्फेयर, ठीक है, ये क्या करती है? प्रेशर डालती है। प्रेशर डालती है, उसको क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। कोई चीज़ रुकी रहती है लिक्विड तो क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हटा दो, लिक्विड ऊपर आ जाएगा भाई। वो है ना स्ट्रॉ वगैरह होती है, स्ट्रॉ वगैरह से जूस वगैरह पियो, क्या होता है? पानी को ऊपर थोड़ी तुम खींच रहे हो, तुम तो एयर हटा देते हो उसके अंदर की। तुम जैसे ये स्ट्रॉ है, स्ट्रॉ में क्या है? यहाँ जैसे अभी ये मान लो ये इसी में स्ट्रॉ डाल देते हैं, ठीक, इसमें स्ट्रॉ डाली, ठीक है, लिक्विड तो यहीं तक भरा है, लेकिन यहाँ पे एयर है। जैसे ही तुमने यहाँ से एयर निकाल ली, अपने अंदर सक कर ली, यहाँ तक क्या होगा? लिक्विड अपने आप क्या करने लगता है? चढ़ने लगता है। चढ़ने के बाद क्या होता है? तुम लोग पी लेते हो। तुमने क्या किया? एयर हटाने से एटमॉस्फेरिक प्रेशर हटा दिया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हटा दिया तो क्या हो गया? लिक्विड ऊपर आ जाएगा। समझ आया? ये चीज होती है। ठीक, और जब तक एयर नहीं आएगी तब तक आता रहेगा। जैसे बहुत पहले यूज़ होती थी चीज़ें ये सब, कि घर में यूज़ होती थी कि एक चीज़ से दूसरी या पानी ट्रांसफ़र करना है, ठीक है, तो क्या करते थे? एक पाइप लेते थे, ठीक, यहाँ से उसके क्या करते थे? शक करके एयर निकाल लेते, तो यहाँ तक आ जाता था लिक्विड, और तुरंत उसको क्या करते थे? दूसरे बर्तन में डाल देते थे, और वो क्या होता था? ट्रांसफ़र होता रहता था जब तक उसके अंदर एयर ना जाए। जैसे तुमने उसको हल्का सा खुला छोड़ा, एयर चली जाएगी, फिर वापस आ जाएगा, ठीक है, फिर नहीं आएगा, तो अपने आप चलता रहता था अगर एयर नहीं जा रही। ठीक, तो ये इसीलिए होता था। ये सब साइंस ही तो है कि भाई एटमॉस्फेयर प्रेशर हटा दो, लिक्विड अपने आप फ्लो करने लगेगा ऊपर क्यों, है ना। तो ये चीज़ है। ठीक, तो क्या कह रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ठीक, तो जैसे मान लो मैंने एक लिक्विड इसमें लिया है, ठीक है, इसमें कोई लिक्विड है, तो इसके अंदर क्या है? इसके ऊपर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर फिक्स होता है, 1 atm कहता है, ठीक है, और पास्कल्स में कुछ वैल्यू होती है 1.1014 × 10⁵ ऐसे समथिंग। ठीक, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? 1 atm होता है। एटमॉस्फेरिक atm 1 atm 1 atm। हाँ, तो जैसे मान लो इसके अंदर कोई लिक्विड है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कोई चीज़ गई, इतनी हाइट पे है, h डेप्थ पे है, तो तुम्हें मालूम है h डेप्थ पे कोई होता है तो उसे क्या लगता है? प्रेशर लगता है h ρg, ठीक है, लेकिन ये तो लिक्विड के कारण प्रेशर है, ऊपर से एटमॉस्फेयर भी तो प्रेशर लगा रहा है, कितना? Pa, तो टोटल एब्सोल्यूट प्रेशर कितना हो गया उस पर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ρgh, क्या आया? ρgh, ये होता है एब्सोल्यूट प्रेशर। वही लिखा है, इफ P is the atmospheric pressure then the pressure is in the liquid at a depth h from its free surface is given by P is equal to atmospheric pressure plus h ρg। इतने यहाँ से यहाँ तक का प्रेशर कितना है? h ρg, ऊपर एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा, तो Pa प्लस फॉर एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड्स ओनली। ये केवल इनकम्प्रेसिबल लिक्विड्स के लिए होता है, जो लिक्विड्स कंप्रेस नहीं होते या फ्लूइड्स, ठीक है। और गॉज प्रेशर एक आता है। गॉज प्रेशर क्या होता है? डिफरेंस होता है किसका? एब्सोल्यूट प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, मतलब ρh, मतलब गॉज प्रेशर बेसिकली वही लिक्विड का प्रेशर केवल, ठीक है। डिफरेंस होता है किसका? एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस डिफरेंस क्या आता है, तो डेट मीन डिफरेंस होता है किसका? एब्सोल्यूट प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, ठीक है।
तो ये होता है P माइनस पी इज इक्वल टू रो एच जी। ये होता है तुम्हारा गॉज प्रेशर। क्या होता है? गॉज प्रेशर, PG। वही लिखा है, PG बराबर क्या है? P माइनस एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटम, ये आ जाता है रो एच जी के बराबर। किसके बराबर आ जाता है? रो एच जी। ठीक है, क्यों? क्योंकि तुम इधर ले आओगे P, तो P माइनस पी कितना हो गया? रो एच जी, बस खत्म। ठीक, हाँ, तो ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर और हो गया गॉस प्रेशर। ठीक है, अब आते हैं आर्किमेडीज प्रिंसिपल। आर्किमेडीज प्रिंसिपल क्या कहता है? भाई देखो, इसको मैं फिगर से एक समझाता हूँ। जैसे ये है, ठीक, ये वेइंग मशीन है। जैसे मैंने ये 6 kg का वेट इसके अंदर डाला और यहाँ पे कुछ नोज़ल लगी थी जहाँ से वाटर चला गया। जब मैं 6 kg का डालूंगा तो यहाँ से नोज़ल से पानी इसमें आ जाएगा कुछ। ठीक है, समझे? तो अगर यहाँ से मतलब जितना पानी आया, मान लिया पानी का वेट कितना है? 2 kg पानी बाहर आ गया। तो अब इसमें जो वेट शो हो रहा था 6 kg था, अब वो 6 kg नहीं शो होगा। कितना शो होगा? 4 kg शो होगा। कितना होगा? 4 kg। क्यों 4 kg शो होगा? क्योंकि जो लिक्विड है ये इसके ऊपर फोर्स लगाने लगा। कितने का? 2 kg का। जितना वाटर क्या होता है? डिस्प्लेस हो गया। इसको क्या कहेंगे? वाटर डिस्प्लेस्ड, डिस्प्लेस्ड वाटर। ठीक है, ये डिस्प्लेस्ड वाटर जो है, जितना डिस्प्लेस वाटर हुआ उतना लिक्विड क्या करेगा? उसके ऊपर अब थ्रस्ट फोर्स लगाएगा। समझे? क्लियर है? उतना क्या करेगा? अब थ्रस्ट फोर्स लगाएगा। तो इसका जो वेट होगा वो कितना सो होगा? 4 kg। समझ आए? क्लियर? ठीक, तो ये होता है। तो वही कह रहा है, यही आर्किमेडीज प्रिंसिपल है। इसको क्या कहते हैं? बियॉन्ड फोर्स। ठीक है, बियॉन्ड फोर्स और ब्यूएंसी कहते हैं इसको। क्या कह रहा है? वही चीज, व्हेन अ बॉडी इज पार्शली और कंप्लीटली इमर्स्ड इन अ लिक्विड। जब किसी बॉडी को पार्शली इमर्स्ड करते हो या कंप्लीटली इमर्स्ड करते हो इन अ लिक्विड, इट लॉसेस सम ऑफ इट्स वेट। उसका वेट क्या हो जाता है? कुछ कम हो जाता है। 6 kg का था बॉडी, 4 kg दिखा रहा। एक्चुअल में क्या हुआ? क्यों हुआ? 6 kg और नीचे की तरफ ग्रेविटी लग रही थी, 2 kg लिक्विड ने लगा दिया, 6 माइनस 2 हो गया क्योंकि अपोजिट थे। कितना दिखाएगा? वो 4 ही तो दिखाएगा, है ना? उसका काम है टोटल फोर्स दिखाना। तो वही कह रहा है, इट लॉसेस सम ऑफ इट्स वेट। द लॉस इन द वेट ऑफ द बॉडी इन द लिक्विड इज इक्वल टू द, जो भी लॉस हुआ वेट ऑफ द बॉडी इन द लिक्विड इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द इमर्स्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। ये किसके इक्वल होगा? जितना लिक्विड इमर्स्ड मतलब डिस्प्लेस्ड हुआ है। ठीक है, वही लिखा है, द लॉस इन द वेट ऑफ द बॉडी। कितना लॉस होगा? इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द इमर्स्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। बॉडी को इमर्स किया, उसका कुछ पार्ट इमर्स हो गया, मतलब अंदर गया, जिसके कारण कुछ वाटर डिस्प्लेस हुआ। तो जितना किलो का वाटर, जितना वेट का वाटर डिस्प्लेस हुआ होगा, उतना वो फोर्स उसके ऊपर लगाएगा। ठीक है, कह रहा है द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड डिस्प्लेस्ड व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड। वही कह रहा है, अपवर्ड फोर्स लगती है। कैसी फोर्स लगती है? अपवर्ड फोर्स लगती है। जितना लिक्विड डिस्प्लेस होता है उतनी क्या लगाता है? लिक्विड यहाँ पे फोर्स लगाता है। ठीक, और दिस ड्यू टू, इसको क्या कहते हैं? ब्यूएंसी कहते हैं। ठीक, वही लिखा है, द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड इज कॉल्ड द ब्यूएंसी, मतलब ब्यूएंट फोर्स भी कहते हैं। ड्यू टू दिस देयर इज अ अपेरेंट लॉस इन द वेट एक्सपीरियंस बाय द बॉडी। बॉडी के वेट में अपेरेंट लॉस होता है। ठीक है, अपेरेंट लॉस मीन्स कम वेट दिखाई देता है। एक्चुअल में थोड़ी कम हो गया, कम वेट दिखाई दे रहा है, अपेरेंट लॉस हो गया, हल्की फील होगी। ठीक है, ये होता है। अब आ जाता है लॉ ऑफ फ्लोटेशन। लॉ ऑफ फ्लोटेशन मतलब बॉडी फ्लोट कब करती है? तो कह रहा है a body floats in the liquid if the weight of the liquid displaced by the immersed portion of the body is equal to the weight of the body. बॉडी फ्लोट तब करेगी तो जितना पोर्शन तुमने, जितना वेट का पोर्शन तुमने इमर्स किया है। ठीक है, मान लो तुमने 2 kg इमर्स किया। ठीक है, 2 kg का वेट तुमने इमर्स कर दिया और उतना ही वेट डिस्प्लेस हो गया। जरूरी नहीं है कि तुम जितना केजी वेट अंदर डालो उतना ही केजी डिस्प्लेस होगा, डेंसिटी पे डिपेंड करता है। क्या होता है? डेंसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, देखो तुम्हें मालूम है डेंसिटी मीन्स क्या होता है। जैसे ये चीज़ है, लिक्विड है, ठीक है, इसका इतना हिस्सा ले लिया, इसमें मान लिया 1 kg आ रहा। ठीक है, इतना हिस्सा ले लिया, 1 kg आ रहा। लेकिन
हमने क्या किया, दूसरा वेट लिया, दूसरा इसके ऊपर एक बॉडी डाली यहाँ पे इतने हिस्से में, उसका वेट जो था मतलब मान लिया दूसरी बॉडी, मतलब ये तो लिक्विड था, लिक्विड का वेट था इतने से, दूसरी बॉडी डाली, उसका कुछ और वेट होगा क्योंकि उसकी डेंसिटी इतना ही। अगर हम लोहा ले लें, लोहे का वेट कुछ ज़्यादा होगा, मान लिया 2 kg है, तो क्या हुआ, इतना वाटर डिस्प्लेस हुआ, कितना डिस्प्लेस हुआ 1 kg, लेकिन वेट हमने कितना इमर्स किया 2 kg। क्या इमर्स वेट और डिस्प्लेस्ड वाटर क्या है, वेट सेम है? नहीं है, ठीक है। तो कह रहा है जब इमर्स्ड पोर्शन का वेट इक्वल होगा किसके, डिस्प्लेस्ड वेट ऑफ मतलब लिक्विड के, वो क्या होगा, तब बॉडी क्या करेगी, फ्लोट करेगी। अब बॉडी फ्लोट्स इन अ लिक्विड इफ द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, जितना डिस्प्लेस हुआ, भाई तुम्हें मालूम है, तुम किसी चीज़ को पानी ऐसे बर्तन डाला है, तुम किसी चीज़ में डालोगे तो उसका वाटर उतना हिस्से का चला हिल जाएगा, ऊपर आ जाएगा, कुछ होगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। तो अगर ये वेट जितना डिस्प्लेस हुआ है, मान लिया 1 kg डिस्प्लेस हुआ, तो अगर उतना ही तुमने डाला है उसके अंदर, इमर्स किया है, तो वो बॉडी क्या करेगी, फ्लोट करेगी, ठीक है। तो वही कह रहा है, इस डिस्प्लेस बाय द इमर्स पोर्शन ऑफ द वेट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी, पूरी बॉडी के वेट के बराबर है, तब तक वो बॉडी क्या करेगी, फ्लोट करेगी। जैसे मान लो 2 kg का 2 kg की बॉडी थी और तुमने ये किसका है, क्या कहते हैं, 1 kg जितना तुमने पोर्शन डिस्प्लेस किया उसका वेट है कुछ 1 kg और 1 kg ही डिस्प्लेस हुआ, तो बॉडी क्या करेगी, फ्लोट करेगी, तैरेगी, ठीक है। तो वही कह रहा है, When a body is immersed partially or wholly in a liquid, then the various forces acting on it. जब किसी बॉडी को क्या करते हो तुम, डिस्पर्स करते हो वाटर में, तो तुम्हें बताया है कि उसके ऊपर कई सारी फोर्सेज एक्ट कर रही होती है। कौन कौन सी फोर्सेज होती हैं वो, अपवर्ड थ्रस्ट होता है, भाई लिक्विड ऊपर की तरफ लगाता है ना, लिक्विड क्या करता है, ऊपर की तरफ लगाता है। एक्टिंग एट द सेंटर, अपवर्ड फोर्स क्या है, एक्टिंग एट द सेंटर ऑफ द ब्यूएंसी, ठीक है, तुम्हें मालूम है, जिसको ब्यूएंट फोर्स कहते हैं, एंड हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। उसका मैग्नीट्यूड कितना होता था, जितना वाटर डिस्प्लेस होता था उतनी फोर्स वो ऊपर की तरफ लगाता है, तुम्हें मालूम है, ठीक है। तो अगर जितना डिस्प्लेस हुआ है उतना ही इमर्ज हुआ है, तो क्या होगा, वो बॉडी तैर जाएगी, ठीक है। वही द वेट ऑफ द बॉडी विच, और कौन सा दूसरा फोर्स लगता है, वेट लगाती है बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड, ये जो बॉडी इमर्ज हुई है वो वेट लगाएगी वर्टिकली डाउनवर्ड। और अब इसमें देखो, जब वेट ज़्यादा हो और थ्रस्ट कम हो, वेट ज़्यादा हो जितना इमर्ज हुआ है और थ्रस्ट उतना ना लग रहा हो, तो द बॉडी विल सिंक इन द लिक्विड, बॉडी क्या करेगी, सिंक हो जाएगी, मतलब डूब जाएगी। भाई अगर तुमने यहाँ से क्या किया, जैसे ये है एक बोट होती है, बोट तैर जाती है, ठीक है, क्या है, देखो मान लिया इतना पोर्शन क्या है, वाटर डिस्प्लेस हुआ, ठीक, देखो बोट का मास है 1000, लेकिन ये जो इतना हिस्सा है, ठीक, इसमें एयर भरी होती है, तो इसमें इतने हिस्से का मास क्या है, बहुत कम है, ठीक है। लेकिन वाटर कितना डिस्प्लेस हो गया, मान लिया वाटर डिस्प्लेस हो गया 3 kg का, फॉर एग्जांपल कितना kg डिस्प्लेस हो गया, 3 kg का, ठीक। क्या होता है कि वाटर डिस्प्लेस हुआ 3, तो क्या होगा, बॉडी क्या करेगी, तैर जाएगी, फ्लोट करेगी, ठीक, क्या करेगी, फ्लोट करेगी। या जितना ये डिस्प्लेस हुआ है, जितना ये आया है उतना ही मास डिस्प्लेस हुआ है, तो इतना पोर्शन क्या करेगा, फ्लोट करता रहेगा, ऊपर का पोर्शन डूबेगी नहीं। लेकिन अगर मान लो क्या किया, मैंने इसके वेट से जितना ये फोर्स लगाना चाह रहा था, थ्रस्ट फोर्स, उससे ज़्यादा फोर्स वेट डाल दिया, यहाँ पे वेट बहुत ज़्यादा है, मैंने डिस्प्लेस किया लेकिन वेट बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या करेगी, डूब जाएगी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर थ्रस्ट जो फोर्स है वो ज़्यादा कम होगा वेट से, तो बॉडी क्या करेगी, सिंक कर जाएगी। When W is greater than T, then the body will sink in the liquid. When W is equal to T, जब वेट और थ्रस्ट बराबर होंगे, द बॉडी विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम इनसाइड द लिक्विड, जैसे है वैसे ही रहेगी, ठीक है। जैसे बोट है, जितना डिस्प्लेस हुआ उतना, मतलब उतना ही इतना पोर्शन डिस्प्लेस हुआ है, मान लिया 2 kg इमर्ज हुआ है, 2 kg डिस्प्लेस हुआ है, तो बॉडी क्या करेगी, उतना ही तैरती रहेगी, इक्विलिब्रियम में रहेगी। लेकिन अगर क्या है, वेट बहुत कम है थ्रस्ट से, तो बॉडी क्या करेगी, फ्लोट करेगी सरफेस पे। जैसे वो डाल दो, क्या पत्ते वगैरह होते हैं, बहुत कम वेट होता है, जितना फोर्स लगा रहा है उससे बहुत ज़्यादा वेट कम वेट होता है, तो पत्ते क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं, वही चीज़ है। इफ़ W इज लेस देन T, then the body will come up to the surface of the liquid in such a way that the weight of the liquid displaced due to its immersed portion equal the weight of the body, thus the body will float in the within the part, बॉडी क्या करेगी, फ्लोट करेगी, सिंपल सी बात है, ठीक है।
ये बोट का एग्जाम्पल था। क्या कह रहा है, द बोट इज लेस डेंस देन द वाटर, बोट लेस डेंस है, ठीक है, सो इट डिस्प्लेसेस अ मास इक्वल टू इट्स ओन स्टैंड ऑफ सिंकिंग, जितना उसका मास है उतना ही वो क्या करेगी, इसकी डेंसिटी क्या है, कम होती है। यहाँ पे एयर है ना, तो डेंसिटी कम हो गई, डेंसिटी कम हो गई तो डेंसिटी, मास का फॉर्मूला था डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम सेम गया तो इसका मास क्या होगा, मास कम होगा क्योंकि डेंसिटी कम है, वॉल्यूम तो दोनों से, लेकिन उतना ही अगर वाटर गया, ठीक है, वाटर उतना ही, वाटर क्या है, वाटर थोड़ा ज़्यादा डेंस है तो उसका क्या होगा, मास थोड़ा ज़्यादा डिस्प्ले हो तो उतना वो ज़्यादा थ्रस्ट फोर्स लगाएगा तो बॉडी क्या हो जाती है, तैर जाती है, ठीक है। इफ़ W इज़ ग्रेटर देन T, क्या कह रहा था, इफ़ T इज़ ग्रेटर देन W देन क्या होगा, बॉडी विल फ्लोट, तो वही कह रहा है ना, देखो इसका क्या डेंसिटी कम है तो मास कम होगा, है ना, एल का बोट का, लेकिन वाटर का मास क्या होगा, ज़्यादा होगा उतने ही हिस्से में, उतने ही हिस्से का, जितना डिस्प्लेस, इतना आई है बॉडी तो उतना डिस्प्लेस हुआ होगा तो उसका मास ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे उतनी वो फोर्स लगाएगा, क्योंकि आर्किमेडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, जितना डिस्प्लेसमेंट डिस्पर्स होगा, मतलब सॉरी, जितना डिस्प्लेस होगा वाटर उतना क्या करेगा, थ्रस्ट लगेगा ऊपर की तरफ, तो थ्रस्ट फोर्स ज़्यादा है वेट से, इस वजह से बॉडी क्या करेगी, फ्लो कर जाएगी, ठीक है। आप लोग को नेवी में तो जाना है, आप लोग को तो बोट वोट सब समझ में आना चाहिए, ठीक। इसलिए यहाँ पे एयर होती है ज़्यादा। चलो देखो आगे चलो, स्ट्रीम लाइन फ्लो एंड लेमिनर फ्लो। स्ट्रीम लाइन फ्लो एंड लेमिनर फ्लो एक ही बात होती है। स्ट्रीम लाइन फ्लो होता है जब सारे पार्टिकल क्या करें, सेम स्पीड के साथ फ्लो करें, या हर लेयर सेम स्पीड के साथ फ्लो करे, तो इसको क्या कहते हैं, स्ट्रीम लाइन, या जैसे दिया ना, पानी ऐसे गिरता है बिल्कुल सीधा सीधा ऐसे गिरे कि पता ही ना चले, कोई मतलब हिले ढुले ना, पानी बिल्कुल ऐसा गिरता है, तो ये होता है लेमिनर फ्लो या स्ट्रीम लाइन फ्लो। वही कह रहा है, द फ्लो ऑफ अ लिक्विड इज सेड टू बी अ स्टेडी और द स्ट्रीम लाइन फ्लो, स्टेडी फ्लो या इफ सच पार्टिकल्स ऑफ द फ्लूइड पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट ट्रेवल्स अलोंग द सेम पाथ एंड विद द सेम स्पीड, सेम स्पीड से सेम पाथ कवर करें एज द प्रीसीडिंग पार्टिकल, मतलब जितनी स्पीड से ये वाला पार्टिकल गया उतनी स्पीड से ये वाला पार्टिकल चलता चले, तो फ्लो कैसा होगा, स्ट्रीम लाइन या ल्यूमिनर फ्लो, ठीक है, पासिंग थ्रू द वेरी पॉइंट। इफ द लिक्विड फ्लोज ओवर अ हॉरिजॉन्टल सरफेस इन द फॉर्म ऑफ अ लेयर्स, जैसे या फिर क्या कह सकते हैं, लेयर्स के ऑफ डिफरेंट वेलोसिटी, या क्या करें, सेम लेयर में चले, किसमें चले, लेयर्स में, हर लेयर पे क्या है, जितना ये पार्टिकल चल रहा है ये पार्टिकल, ठीक है, इनकी डिफरेंस हो सकता है, लेकिन क्या लेयर्स सेम डिफरेंट, ठीक है, इन ओवर लेयर्स में चले पानी, किसमें चले, लेयर्स में, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, लेमिनर फ्लो कहा जाता है, ठीक है। लेमिनर फ्लो स्ट्रीम लाइन फ्लो एक ही है, मतलब लेमिनर फ्लो मतलब वही, स्ट्रीम लाइन फ्लो है कि सारा पानी एक साथ सेम स्पीड से चले, लेमिनर फ्लो में क्या होता है, पानी लेयर्स में चलता है और सारी लेयर्स की स्पीड क्या होती है, हो सकता है डिफरेंट हो, लेकिन एक दूसरे के लेयर्स में चलते हैं। जैसे क्या होता है, पानी ऐसा दिखता है कि बिल्कुल सीधा सीधा गिर, पता ही नहीं चलता कि पानी गिर रहा है कि नहीं गिर रहा, ठीक है, वो होता है लेमिनर फ्लो। अब इसके बाद आता है टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो सिंपल सी बात है, जैसे ये तो पानी गिरा फैल इधर उधर फैलने लगा, या बहुत जैसे पानी बहुत तेज़ी स्पीड से गिरता है, उसमें पार्टिकल अगर इस सेम स्पीड में नहीं है, इफ द फ्लो ऑफ इन विच द वेलोसिटी ऑफ ऑल द पार्टिकल क्रॉसिंग अ गिवन पॉइंट इज नॉट द सेम एंड द मोशन ऑफ द फ्लूइड बिकम्स इरेगुलर और डिसऑर्डर, अगर मोशन ऑफ द फ्लूइड क्या हो जाए, डिसऑर्डर हो जाए, तो स्ट्रीम लाइन फ्लो में क्या है, जैसे ये जितने पार्टिकल से गया, जब यहाँ वाला पार्टिकल यहाँ आएगा तो सेम स्पीड से जाएगा, तो उसको बोलते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो, ठीक है। और इनकी ओवरऑल मतलब ऊपर नीचे स्पीड डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जब ये पार्टिकल यहाँ पर आएगा तो जितने से ये गया था उतने से ये भी जाएगा, तो ये होता है स्ट्रीम। लेकिन टर्बुलेंट फ्लो में क्या है, हर पार्टिकल की अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग स्पीड होती है, ठीक है, वो होता है टर्बुलेंट फ्लो, सिंपल सी बात है, ठीक है। पानी है बिल्कुल सीधा सीधा शांति से चल रहा है, वो होता है टर्बुलेंट फ्लो। पानी लहरों में ऐसे ऐसे चल रहा है, वो हो गया, सॉरी, जो सीधे सीधे चल रहा है वो हो गया लेमिनर फ्लो, ठीक है। पानी बिल्कुल टेढ़े टेढ़े ऐसे चल रहा है, ठीक है, हो गया टर्बुलेंट फ्लो, लहरों में चल रहा है, ठीक है। तो ये दो हैं, क्या है, एक स्ट्रीम लाइन फ्लो, एक क्या है, टर्बुलेंट फ्लो हमारा। टर्बुलेंट फ्लो में क्या होगा, वेलोसिटी हर जगह डिफरेंट डिफरेंट होगा, ठीक। चलो आगे, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या होता है, बहुत अगर सिंपल से एग्जांपल दूँ, ठीक है। आपको मालूम है, आप घर में कहीं पर पाइप लेते होगे, पाइप में से पानी निकल रहा है और उसका आगे का हिस्सा थोड़ा सा बंद कर दो तो पानी की स्पीड क्या हो जाती है, तेज़ हो जाती है, मतलब पानी क्या तेज़ी से बाहर निकलता है ना।
पानी आ रहा पाइप में, ऐसे तो धीरे धीरे ऐसे गिर रहा है, ठीक है, लेकिन जैसे तुमने क्या किया ऐसे हल्का सा ऐसा बहुत उसकी स्पीड क्या होती है, तेज़ हो जाती है, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि दो क्या कहता है, तुम्हें मालूम है प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो क्या कह रहा है इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ इंटिटी, इफ देयर इज अ नो फ्लूइड सोर्स और सिंक अलोंग द लेंथ ऑफ द पाइप, एक पाइप है मतलब उसमें पानी हो रहा है, कोई भी सोर्स मतलब यहाँ से पानी आ रहा है यहाँ जा रहा है, ठीक है, ठीक, इसके बीच में कोई भी और कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, देन द मास ऑफ द फ्लूइड क्रॉसिंग एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द एनी सेक्शन ऑफ द पाइप पर यूनिट टाइम रिमेन्स द कांस्टेंट, ठीक है, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। पर यूनिट टाइम में जितना मास निकलेगा वो क्या रहेगा, जैसे मान लो अगर देखो पानी चल रहा था, ठीक है, यहां से 1 सेकंड में 2 kg 200 ग्राम पानी चल गया, यहाँ से निकल गया, 200 ग्राम पानी आगे बढ़ गया, तो भाई एक अगले एक मतलब उसी 1 सेकंड में यहाँ से भी 200 ग्राम पानी निकलना चाहिए। ऐसा थोड़ी होगा कि यहाँ रुक जाएगा 190 ग्राम निकलेगा, ऐसा थोड़ी हो सकता है। पूरे में पानी भरा हुआ है, अगर यहाँ से 200 ग्राम आगे चला है तो यहाँ से भी 200 ग्राम बाहर निकलना चाहिए। वही कह रहा है कि मास पर यूनिट टाइम क्या होगा, सेम होगा, कि 1 सेकंड में अगर मान लो 200 सेकंड मिला है तो अगले मतलब 1 सेकंड में यहाँ से 200 ग्राम बढ़ा है तो यहाँ से भी 1 सेकंड में 200 ग्राम बढ़ेगा, यहाँ पे भी 1 सेकंड में 200 ग्राम बढ़ेगा। हर सेक्शन से क्या होगा, मास पर यूनिट सेम होगा। यहाँ से 200 चला तो यहाँ से भी 200 ग्राम निकलेगा पानी, ठीक है। लेकिन अगर क्या किया तुमने, क्या किया यहाँ पे, जैसे मान लो ठीक, ये है नोजल बना लिए, ठीक, जैसे पाइप यहाँ से एरिया ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ एरिया कम कर दिया, ठीक है, एरिया ज़्यादा है A2 से, A1 ज़्यादा है A2 से, तो यहाँ से मान लो 1 सेकंड में 1 सेकंड में मान लो यहीं से 300 ग्राम पानी निकला, ठीक है। अब 1 सेकंड में इसको यहाँ से भी 300 ग्राम निकलना है, तो अगर तो 300 ग्राम निकलना है तो छोटी सी जगह है, छोटी सी जगह से निकलने के लिए उसको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी अपनी, है ना। क्यों? क्योंकि उसके पास जगह कम है लेकिन निकलना उतना ही है उसके पास, तो क्या करेगा, अपनी स्पीड बढ़ा देगा। यही होता है, क्या कहता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। क्या कहता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, कि अगर एक साइड एरिया कम है या एक साइड एरिया बढ़ाओगे, जिस साइड ऐसे समझो, अगर A1 ज़्यादा है A2 से तो V2 ज़्यादा होगा V1 से, दूसरे साइड की वेलोसिटी ज़्यादा होगी। यहाँ जैसे मान लो A1 ज़्यादा है A2 कम है, ठीक है, तो यहाँ पे V2 ज़्यादा होगा, यहाँ से वेलोसिटी तेज निकलेगी यहाँ वाली वेलोसिटी के कंपैरिजन में, समझे। ये कहता है इक्वेशन ऑफ, क्यों? क्योंकि मास पर यूनिट क्या है, सेम है, मास पर यूनिट टाइम क्या है, दोनों का सेम है, ठीक है। मास क्या होता है, मास का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम अपॉन टाइम, ठीक है, वॉल्यूम सेम है, ठीक। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू लेंथ, क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, ऐसे समझो, अलग से करा दो, मास m1/t इज इक्वल टू m2/t, ठीक है। दोनों का ये मास पर यूनिट लेंथ क्या होगा, सेम हो, मास पर यूनिट टाइम सेम होगा। m1 होता है क्या, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है, इसका भी क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है हमारा एरिया इंटू लेंथ, पहले वाले का एरिया अपॉन इंटू लेंथ, ठीक है, दूसरे एरिया इंटू लेंथ अपॉन में टाइम, लेंथ अपॉन टाइम हो जाएगा तुम्हारा स्पीड, तो वही हो जाएगा रो रो चले जाएंगे, एरिया A1 इंटू V1, लेंथ अपॉन टाइम क्या हुआ, स्पीड, A1 V1 बराबर क्या हो जाता है A2 V2, ठीक है, या रो A1 V1 वही रो1 रो2 चला जाता है, क्योंकि इक्वल होते हैं, डेंसिटी तो सेम रहेगी ना, लिक्विड है तो पूरा लिक्विड एक ही तो है, तो A1 V1 बराबर होगा किसके, A2 V2 के। A1 V1 ज़्यादा है, A1 V1 बराबर है A2 V2 से, मतलब अगर तुमने ये बढ़ाया, अगर तुम मान लो अगर इसको बराबर रखना है, जैसे ठीक बराबर रखना है, जैसे मान लो अगर तुमने एक साइड का एरिया कम कर दिया तो बराबर रखना है तो इसको अपनी वेलोसिटी बढ़ानी पड़ेगी भाई, सिंपल सी बात है। एरिया कम कर दिया तो वेलोसिटी बढ़ानी पड़ेगी, वेलोसिटी कम कर दी तो एरिया बढ़ाना पड़ेगा, समझे, ये चीज़ होती है, ठीक। तो यही लिखा है, इट मीन्स दैट द स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इज मोर वेयर द पाइप इज नैरोअर, जिधर पाइप नैरो होता है उधर स्पीड ज़्यादा होगी, एंड द स्पीड इज जर स्पीड ऑफ फ्लो इज लेस वेयर द क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप इज मोर, जहाँ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा वहाँ स्पीड कम होगी, ठीक है, सिंपल सी बात है, ठीक। तो ये हमारा क्या कहता है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। A1 V1 बराबर A2 वेलोसिटी है, हाँ, बर्नौलीज़ थ्योरम, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक। बर्नौलीज़ थ्योरम क्या कहती है, बर्नौलीज़ थ्योरम कहती है
कि जो टोटल एनर्जी होगी पर यूनिट वॉल्यूम लिक्विड में वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। पर यूनिट वॉल्यूम टोटल एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। बर्नौलीज थ्योरम ये सिंपल सी बात है। या सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट एंड द प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक, सिंपल भाषा में क्या है कि अगर जिस साइड प्रेशर बढ़ेगा उस साइड वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। अगर वेलोसिटी प्रेशर कम हो गया तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी लिक्विड की। जहाँ प्रेशर कम होगा वहाँ वेलोसिटी बढ़ जाएगी। जैसे बर्नौलीज थ्योरम पहले कर लेते हैं, क्या कहता है, देयरफॉर दैट इफ द फ्लूइड फ्लोज हॉरिजॉन्टली सो दैट द नो चेंज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अकर देन अ डिक्रीज इन द फ्लूइड प्रेशर इज एसोसिएटेड विद द इंक्रीज इन द फ्लूइड वेलोसिटी। जब अगर मतलब फ्लूइड सेम हाइट में है दोनों, ठीक है, तो जहाँ पे अगर वेलोसिटी प्रेशर कम होगा प्रेशर इज एसोसिएटेड, ठीक है, डिक्रीज इन द फ्लूइड प्रेशर इज एसोसिएटेड, मतलब जैसे ही प्रेशर में डिक्रीज होगा तो वेलोसिटी फ्लूइड की क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक, क्या कहता है, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड कंसिस्टिंग ऑफ द प्रेशर एनर्जी, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसके अंदर क्या क्या होती है, प्रेशर एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स क्या आती है, कांस्टेंट होती है अलोंग द फ्लो पाथ इन द एब्सेंस ऑफ द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का दो P1 क्या लिखा है, ये क्या कहता है, P1 प्लस हाफ रो 1 V1 स्क्वायर, ये प्रेशर एनर्जी पहले साइड की। जैसे मान लो ये है, ठीक है, ये लिक्विड है, यहाँ पे V2, यहाँ पे क्या है, एरिया कम हुआ तो देखो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, देखो ऐसे समझो, P1 क्या होगा, P1 बराबर P1 प्लस हाफ रो 1, ये क्या है, प्रेशर एनर्जी, ये पर यूनिट वॉल्यूम की है ना, इसलिए प्रेशर एनर्जी बोला जा रहा है। क्या है, देखो ये है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो गया P1 मतलब प्रेशर, ठीक है, हाफ रो 1 V1 स्क्वायर, ये है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, हाफ रो V1 स्क्वायर, जैसे हाफ mv स्क्वायर होता है वैसे हाफ रो V1 स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तुम्हें मालूम है ये होता है हाफ mv स्क्वायर, तो पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, रो से डिवाइड, और मास अपॉन रो क्या होता है, सॉरी वॉल्यूम से डिवाइड करो तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी होती है, इसलिए हाफ रो V1 V स्क्वायर लिख देते हैं। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बराबर प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वही mgh होता है, m अपॉन v कर दोगे तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो जाए। किसके बराबर होता है, दूसरे साइड की क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। जैसे मान लो यहाँ से क्या है, यहाँ प्रेशर था P1, यहाँ से वेलोसिटी थी V1, ठीक है। अब अगर यहाँ पे सेम हाइट है, मतलब ये चीज़ सेम है, ठीक है, हाइट सेम है, तो डेट मीन्स ये सेम है, तो ये चले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ समझो, अगर हमारा क्या है, ये इक्वल होना है इक्वल, और हमने क्या किया दूसरे, यहाँ तुम्हें मालूम है एरिया कम हो गया तो क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगी। वेलोसिटी अगर बढ़ गई तो हमें इसको अगर इक्वल रखना है टोटल को, तो ये प्रेशर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा, समझे। अगर वेलोसिटी बढ़ जाती है तो प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है फ्लूइड का, मतलब यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, जो प्रेशर लगा रहे थे वॉल्स पे वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, समझे। ये चीज़ कहता है बर्नौलीज थ्योरम। इसका यूज़ कहाँ होता है, देखो जैसे प्लेन्स वगैरह होते हैं, अब समझना ध्यान से, प्लेन्स इन्हीं पे डिसाइड है। बर्नौलीज थ्योरम इंपॉर्टेंट है बहुत। दो होता क्या है कि बोला जाता है ना, जब ट्रेन आ रही हो तो उसके सामने ना खड़े हो, मतलब बिल्कुल पास में ना खड़े हो, पास में खड़े होगे ट्रेन से लड़ जाओगे एकदम से। कैसे, मान लो ट्रेन स्पीड से निकली, ट्रेन स्पीड से निकलेगी, समझना एयर फ्लूइड है, ट्रेन स्पीड से तुम्हारे सामने से निकली, ट्रेन स्पीड से निकली तो वहाँ की एयर की स्पीड बढ़ गई, एयर की स्पीड बढ़ जाएगी तो वहाँ का प्रेशर कम हो जाएगा, स्पीड बढ़ेगी वहाँ फ्लूइड की तो प्रेशर कम हो जाएगा, स्पीड बढ़ गई प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम हो गया तो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा जो एक रोकने वाला प्रेशर लगा तो कम हो जाएगा, तुम क्या करोगे, खींचे चले जाओगे। भाई किसी चीज़ से प्रेशर कम हो जाता है, क्या होती है, खिंच जाती है। जैसे हमने वाटर में से एयर हटा दी, एटमॉस्फेयर पर वाटर खिंच जाता है, वैक्यूम बन जाए, तो वैसे ही वहाँ से एयर अगर स्पीड बढ़ गई तो प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा तो हम खिंच जाएंगे, लड़ जाएंगे ट्रेन से। यही काम होता है किसमें, प्लेन्स में। प्लेन्स में कैसे प्लेन्स फ्लाई करते हैं समझो, एयर जब प्लेन क्या होते हैं, पहले उसकी स्पीड बढ़ाई जाती है, बहुत तेज़ी से रनवे पे दौड़ाया जाता है। रनवे से दौड़ाने पे स्पीड में क्या होता है, जो स्पीड होती है, जो स्पीड इस पे से पास हो रही है, ये विंग्स होते हैं, विंग्स का मेन काम होता है। विंग्स देखो आगे से क्या होते हैं, हल्के से ऐसे टिल्ट होते हैं, मुड़े हुए होते हैं। जब टेक ऑफ कर रहा होता है ना प्लेन, या लैंड कर रहा होता है, तो उस समय क्या होता है, ये जो विंड होते हैं, ये जो विंग्स होते हैं हल्के से ऐसे टिल्ट होते हैं, उसमें से विंग्स क्या होता है, टिल्ट होते हैं, ठीक है। अब जब ये टिल्ट होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा एयर क्या होगा, जब ये आगे आ रहा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा एयर क्या होगा, ऊपर से निकलती जाएगी स्पीड से, ठीक है, ऊपर से निकलती जाएगी।
ठीक, यहाँ से एयर जा रही है आगे, ऊपर से एयर निकलती जाएगी, ठीक, और ऊपर स्पीड, एयर की स्पीड क्या होगी, ज़्यादा तेज हो जाएगी, ऊपर इस एयर की स्पीड ज़्यादा तेज हो जाएगी, ऊपर स्पीड तेज हो गई, ठीक है, यहाँ से v1 जो है मतलब वेलोसिटी क्या है, तेज हो गई, अगर वेलोसिटी अगर बहुत ज़्यादा हो गई तेज, तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ठीक है यहाँ ऊपर प्रेशर कम हो गया विंग्स के ऊपर का, और नीचे क्या है, नीचे एयर की स्पीड कम है, तो प्रेशर यहाँ क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो ऊपर का प्रेशर कम, नीचे प्रेशर ज़्यादा, तो ये प्लेन क्या करेगा, ऊपर की ओर उठेगा, फ्लाई करेगा, यही यूज़ होता है बर्नौलिस थ्योरम का, ठीक है, प्लेन्स के फ्लाई करने में, क्योंकि प्लेन्स के ऐसे पढ़ना है तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे है, ऐसे जा रहा, तो हवा ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी, ऐसे जाएगी, ठीक है, तेज स्पीड से, ऊपर का प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, प्रेशर कम हो गया, नीचे का प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि नीचे एयर कम है, तो नीचे का प्रेशर ज़्यादा, ऊपर का प्रेशर कम, तो प्लेन क्या करेगा, फ्लाई करेगा, ऊपर करेगा, समझे, ये होता है तुम्हारा क्या, बर्नौलिस प्रिंसिपल, ठीक, तो टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है, हमें इतना ध्यान रखना है, ठीक है, रो P1 एक वेलोसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर घटेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो वेलोसिटी, ठीक है। चलो हाँ, अब आ जाता है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होता है सर, देखो एक मिनट, अभी छोटे छोटे इम्पोर्ट मतलब मेन टॉपिक है नहीं, ठीक, मतलब मेन इसमें यूनिट वगैरह ध्यान रखनी होती है। विस्कोसिटी क्या होता है, वो प्रॉपर्टी होती है फ्लूइड की जो उसको क्या करती है, फ्लो करने से रोकती है, सिंपल सी लैंग्वेज में। ये विस्कोसिटी एक प्रॉपर्टी है फ्लूइड की जो उसको फ्लो करने से रोकती है। तुम्हें मालूम है वाटर होता है, वाटर और ऑयल ले लो, वाटर और ऑयल में से कौन जल्दी बहेगा, तुम्हें मालूम है वाटर जल्दी बहेगा, ऑयल धीरे धीरे बहेगा, क्यों, क्योंकि उसके अंदर विस्कोसिटी ज़्यादा है। विस्कस फोर्स एक नाम होता है जो उसको क्या करती है, ऐसी फोर्स जो उसको फ्लो करने से रोकती है, उसके अंदर की फोर्स होती है लिक्विड के, उसके प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये कह रहा है विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड और अ गैस बाय वर्च्यू ऑफ विच एन इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स कम्स इनटू द प्ले। उनके अंदर के मॉलिक्यूल्स की फ्रिक्शनल फोर्स होती है। व्हेन द फ्लूइड इज इन द मोशन इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स, जब फ्लूइड क्या करता है, लेयर्स के फॉर्म में बहता है, तब उसके अंदर एक फोर्स वर्क करती है, फ्रिक्शनल फोर्स होती है उनके अंदर के मॉलिक्यूल्स की, हैविंग रिलेटिव मोशन, उसको क्या करते हैं, अपोजिट, इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन। जो लिक्विड क्या होता है, लेयर्स में चलता है, तो इन लेयर्स के बीच की क्या होती है, फ्रिक्शन फोर्स होती है, और अगर जितना फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होगा वो उतना अपोज करेगा फ्लो करने से, और विस्कोसिटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लूइड फ्रिक्शन, इसे फ्लूइड फ्रिक्शन भी कहते हैं, ठीक। ये किस पे डिपेंड करता है, एरिया डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द लेयर, लेयर के एरिया पे डिपेंड करता है, और वेलोसिटी ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसलिए होता है, कुछ मटेरियल क्या होता है इजीली फ्लो होता है, जैसे वाटर है, ऑयल है, तो वाटर ऑयल में हनी है, अब वाटर बहुत तेज़ी से बहेगा, ऑयल उससे कम बहेगा, हनी बहुत धीरे बहेगा, क्यों, क्योंकि उसकी विस्कस फोर्स ज़्यादा उसके, ठीक है। तो विस्कस फोर्स किस पे डिपेंड करती है, एरिया ऑफ द लेयर एंड द वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन पर यूनिट डिस्टेंस, ऐसे मतलब dv/dx, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट डिस्टेंस, ये होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, पर यूनिट डिस्टेंस पे कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आता है विस्कस फोर्स का, उस फोर्स को क्या कहते हैं, विस्कस फोर्स कहते हैं, या फ्लूइड फ्रिक्शनल फोर्स भी कहते हैं। विस्कस फोर्स का फॉर्मूला आता है ईटा ए, ठीक है, dv/dx, ईटा बोलते हैं इसको, नीटा, सॉरी, ईटा बोलते हैं। ये क्या होता है, इसको क्या होता है, ये ईटा, ये होता है कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये होता है कॉफिशिएंट। ये जो होता है डिपेंड करता है मटेरियल, मतलब कौन सा फ्लूइड है उसके मटेरियल पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। एक तो एरिया पे डिपेंड करेगा, कितना एरिया है लिया, ठीक है, लेयर का, एक तो वेलोसिटी ग्रेडियंट, दूसरा क्या करता है कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे, ठीक है। क्यों, क्योंकि हर मटेरियल की अलग अलग कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जितना कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज़्यादा, उतना क्या करेगा, वो लिक्विड की विस्कस फोर्स क्या होगी उसमें ज़्यादा होगी, वो उतना धीरे फ्लो होगा, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है, हमें फार्मूला ध्यान रखना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक, लेकिन याद रखना क्या, ए क्या है एरिया, dv/dx क्या है वेलोसिटी, और एन क्या है, ईटा क्या है, इसको ईटा बोलते हैं ग्रीक लैंग्वेज में, ईटा, वो क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या कह रहा है, कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू द टेंजेंशियल फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट बिटवीन द
टू पैरेलल लेयर्स ऑफ लिक्विड ईच ऑफ एरिया। बहुत सिंपल सी बात है, अगर एरिया 1 कर दो, वेलोसिटी ग्रेडियंट 1 कर दो, तो जितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी उसको फ्लो कराने से 1 मीटर स्क्वायर को 1 मीटर पर मतलब ऐसे समझो 1 पर ऐसे क्या समझो 1 वेलोसिटी ग्रेडियंट से फ्लो कराने में जितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी वो क्या होगी, उसकी वेलोसिटी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डिवाइड। हमें ये ध्यान नहीं रखना है क्या है, तो बहुत सिंपल सी बात है। अगर हम A 1 कर दें, ये 1 कर दें, वेलोसिटी ग्रेडियंट 1 कर दें और ये 1 कर दें, तो जितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा इसको फ्लो कराने में वही क्या होगी, उसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी उसके बराबर होगी। ठीक, तो वही कह रहा है कोफिशिएंट इज इक्वल टू द टेंजेंशियल फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ वेलोसिटी ग्रेडियंट बिटवीन द टू पैरेलल लेयर्स। दो पैरेलल लेयर्स के बीच में वेलोसिटी ग्रेडियंट 1 बनाए रखने के लिए और उनका एरिया कितना 1 हो, तो जितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी टेंजेंशियल फ्लो कराने के लिए वही क्या होगी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बराबर होगी। समझे? इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है न्यूटन सेकेंड पर सेंटीमीटर पर स्क्वायर मीटर। दो ऐसे समझो, निकाल लेते हैं ना, क्या करना है, नीटा बराबर क्या आ जाएगा, F इंटू ए अपॉन में आ जाएगा dx बाई डी हो जाएगा ना, dx बाई डी। ठीक है, फोर्स की यूनिट न्यूटन, फोर्स की यूनिट न्यूटन, इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड, इसकी यूनिट इसकी यूनिट मीटर, इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखो मीटर से मीटर चला जाएगा, सेकंड ऊपर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ऐसे समझो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये सेकंड मीटर से मीटर चला गया, सेकंड ऊपर आ गया, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, वही लिखा न्यूटन सेकंड पर स्क्वायर मीटर, वही मीटर स्क्वायर। ठीक है, और क्या कह सकते हैं, न्यूटन से देखो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है पास्कल। पास्कल मतलब प्रेशर की यूनिट। फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है हमारा, प्रेशर। ठीक है, प्रेशर की यूनिट क्या होती है, पास्कल। अभी पढ़े थे ना, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कितना हो गया तुम्हारा पास्कल। ठीक है, और यहाँ से मीटर मीटर जाएगा, सेकंड ऊपर आ गया, पास्कल सेकंड, एक यूनिट बनती है पास्कल सेकंड। ठीक है, तो ये किसकी आई, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जितना ज़्यादा होगा लिक्विड उतनी धीरे फ्लो होगा। ठीक है, मेन इसकी यूनिट्स वगैरह ध्यान रखनी है, और मेन है इसका डायमेंशनल फार्मूला। अब दो डायमेंशनल फार्मूला भी बता रहे, डायमेंशनल फार्मूला यहाँ बता दे रहे। देखो डायमेंशन फार्मूला क्या आता है इसका, डायमेंशन फार्मूला आता है, अगर यहाँ से निकालना चाहो निकाल लो, अब तो आप जान गए होगे। एम एल टी की पावर -2 रखो, ए रखो एल स्क्वायर, इसके रखो एल, इसके रखो एल टी की पावर -2। हम रख दे रहे एम एल टी की पावर -2 हो गया फोर्स का, एरिया का हो गया एल स्क्वायर, डी एक्स मतलब डिस्टेंस मतलब हो गया एल, और डी वी मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी एल टी की पावर -1। एल से एल चला गया, इसका तो फॉर्मूला एट द एंड आता है एम एल -1 टी की पावर -1। देख लो टी की पावर -1 ऊपर जाएगा, +1 हो जाएगा, -2 + 1 टी की पावर एल स्क्वायर ऊपर है, एम एल की पावर -1 टी की पावर -1। ये आता है इसका डायमेंशनल फार्मूला, इंपॉर्टेंट है। एम एल -1 टी की पावर -1, एम एल -1 टी टू द पावर -1। ये है किसका डायमेंशनल फार्मूला है, किसका, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। चलो देखो स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ क्या कहता है, जैसे मान लो कोई लिक्विड, कोई बॉल है फ्लो कर रही है लिक्विड में, बह रही है, तो उसके ऊपर क्या लगती है, एक अपोजिंग फोर्स लगती है। क्या लगती है, अपोजिंग फोर्स लगती है, ड्रैगिंग मतलब जैसे मतलब उसके ऊपर लिक्विड के ऊपर कोई चीज़ चला रहे हो, ठीक है, या लिक्विड के ऊपर फ्लो कर रही है, तो उसके ऊपर एक अपोजिंग फोर्स लगती है वाटर के कारण। जो जैसे सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स होती है वैसे वाटर में फ्रिक्शन फोर्स होती है, तो उस फ्रिक्शन फोर्स क्या होती है, वो फ्रिक्शन फोर्स इसके बराबर होती है, सी पाई नीटा आर स्क्वायर। मतलब मान लो इसकी रेडियस कितनी आर है, तो क्या होगा 6 पाई नीटा ईटा 6 पाई नीटा से नीटा बोलते हैं। ठीक है, एन नीटा और ईटा बोलते हैं। ठीक है, नीटा आर, ठीक है, नीटा क्या है तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, ईटा बोला था मैंने, ईटा नहीं होता, नीटा होता है। ठीक है, ईटा तो कुछ और होता है। तो ये क्या होता है 6 पाई नीटा आर स्क्वायर। ठीक है,
तो 6 पाई नीटा आर स्क्वायर नहीं, सॉरी 6 पाई नीटा आर, वो एक फॉर्मूला है ना उसका स्फीयर का, 4 पाई आर स्क्वायर वगैरह मॉल स्फीयर का, तो वही याद रहता है, ठीक है। 6 पाई नीटा आर, तो नीटा बराबर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर क्या है, रेडियस जो फ्लो, अब समझते हैं पहले क्या कह रहा। अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, द बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्मॉल स्फेरिकल बॉडी ऑफ द रेडियस आर मूविंग विद अ वेलोसिटी v through a viscous medium of coefficient of viscosity eta is given by, ठीक है। एक कोई रेडियस r का ऑब्जेक्ट, ठीक है, फ्लो कर रहा है v वेलोसिटी के साथ, तो उसके ऊपर क्या लगती है, एक बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स लगती है, वो किसके बराबर होती है, 6 पाई नीटा आर, आर क्या है, रेडियस, सिंपल से हमें ये याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। और उसके बाद आता है रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, हमें फॉर्मूला देखना है, क्या है, रो वी डी अपॉन में म्यू। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, जिस डेंसिटी में फ्लो कर रहा है, ठीक। वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड की वेलोसिटी। डी क्या है, डायमीटर ऑफ द पाइप, जिस पाइप में फ्लो कर रहा है उसका डायमीटर, ठीक है। और वी क्या है, विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, न्यू, जिसको है यहाँ पे न्यू लिखा है, ठीक है। अलग अलग जगह पे अलग अलग करते हैं, न्यू से भी कर सकते हो या नीटा से भी कर सकते हो, ठीक है। ये कैसा होता है, हाँ ये चीज़ ध्यान रखनी है, क्या आर ई से इसको डेनोट करते हो, ये कैसा होता है, डायमेंशनलेस नंबर है, कोई डायमेंशन नहीं होती। हुज वैल्यू गिव्स एन अप्रोक्सीमेट आइडिया वेदर द फ्लो ऑफ फ्लूइड विल बी स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट। ये हमें क्या दिखाया था, ये हमें बताता है कि जो फ्लूइड होगा वो स्ट्रीमलाइन होगा, मतलब हमें बताया ना अभी स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट फ्लो होते हैं, दो टाइप होते हैं। इसकी मदद से हमें पता चलता है जो फ्लो होगा वो टर्बुलेंट होगा या स्ट्रीमलाइन होगा, आइडिया लगता है, ठीक है। कैसे लगता है वो भी हम जानेंगे, ठीक है। तो स्ट्रीमलाइन होगा, एक टर्बुलेंट होगा, इससे हमें ये आइडिया लगता है, किससे, रेनॉल्ड्स नंबर से। ये एक डायमेंशनलेस लिक्विड है, सॉरी डायमेंशनलेस वैल्यू है, ठीक है, लिक्विड, ठीक, डायमेंशनलेस नहीं, ठीक, डायमेंशनलेस नंबर है। तो ये बताता है कि ये, इससे हमें ये आइडिया लगता है कि जो फ्लो होगा स्ट्रीमलाइन होगा या टर्बुलेंट होगा। स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट अभी हमने पिछले टॉपिक में पढ़ लिया, ठीक है। अब आता है क्रिटिकल वेलोसिटी। अब यहां से समझ आया क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है। क्रिटिकल वेलोसिटी इज मतलब एक जहां पे क्या हो, स्ट्रीमलाइन फ्लो टर्बुलेंट फ्लो में चेंज हो जाए, ऐसी वेलोसिटी। तो पानी फ्लो कर रहा है, फ्लो कर रहा है, फ्लो कर रहा है, हम कब बोलेंगे कि ये स्ट्रीमलाइन से टर्बुलेंट हो गया, जब उसकी वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी के बराबर आ जाए या ज़्यादा हो जाए, ठीक है। ऐसी वेलोसिटी जहाँ से फ्लो, जो स्ट्रीमलाइन फ्लो चेंज हो जाता है किसमें, टर्बुलेंट फ्लो में, वो क्या हो जाती है, तुम्हारा क्रिटिकल वेलोसिटी हो जाती है। क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, के नहीं होगा, यहाँ पे लिख लो आर ई, क्या हो जाएगा, आर ई, मतलब वही रेनॉल्ड्स नंबर, आर ई नीटा अपॉन में रो आर, रो पता है डेंसिटी, आर पता है रेडियस, नीटा पता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आर। तो अब किस पे डिपेंड कर रहा है, क्रिटिकल वेलोसिटी इस पे डिपेंड कर रही है, रेनॉल्ड्स नंबर पे। इसीलिए कह रहा था कि रेनॉल्ड्स नंबर ये आइडिया देता है कि स्ट्रीम फ्लो कैसा होगा, स्ट्रीमलाइन या टर्बुलेंट होगा, ये हमें आइडिया देता है, ठीक है। वही कह रहा है, आर ई वी सी क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी है, ये हमें पता है, ठीक है। आर ई क्या है, रेनॉल्ड्स नंबर है, नीटा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, आर क्या है, रेडियस ऑफ द ट्यूब थ्रू विच द, ठीक है, रेडियस जिस ट्यूब में से जा रहा है या पाइप की रेडियस, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ द, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक। क्रिटिकल वेलोसिटी समझ में आया, ठीक। इतना ही है कि जब क्या है, स्ट्रीमलाइन फ्लो, जिस वेलोसिटी पे स्ट्रीमलाइन फ्लो कन्वर्ट हो जाए किसमें, टर्बुलेंट फ्लो में, सिंपल सी बात है, ठीक। अब आगे चलते हैं सरफेस टेंशन, स्ट्रेस टेंशन, बहुत चीज़ें हैं। देखो सरफेस टेंशन क्या होता है, जैसे कोई चीज़ पानी पे तैरती है, टेंशन, सरफेस टेंशन क्या है, कोई भी वाटर है, लिक्विड है, वो अपने एरिया को मिनिमाइज करना चाहता है, कम से कम रखना चाहता है। क्या करना चाहता है, कम से कम रखना चाहता है। जो पानी की बूंद गिरती है, ठीक है, वो तो चलो स्फेरिकल हो जाती है। क्यों स्फेरिकल हो जाती है, क्योंकि इसके ऊपर फोर्स लगती है, और फोर्स लगने के कारण उसका जो शेप होता है वो स्फेरिकल हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो अपने एरिया को कम से कम रखना चाहती है। क्या करना चाहती है, कम से कम एरिया को रखना चाहती है। वैसे ही है जैसे पानी पे मच्छर तैर जाता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक टेंशन है, एक इलास्टिसिटी है, ठीक है, उसके अंदर एक कैपेसिटी है कि जब तक, मतलब वो कोशिश करेगा जब तक वो चाहना, मतलब जब तक हो सके वो अपने एरिया को कम से कम रखना चाहेगा। तो अगर जैसे इसमें डूब गया तो इसका एरिया क्या होगा, डूबने के लिए इसको एरिया अपना फैलाना पड़ेगा थोड़ा, वो ये नहीं करना चाहता, ठीक है। तो वही चीज़ क्या रहता है, क्या कह रहा है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड बाय द वर्च्यू ऑफ विच द फ्री
सरफेस ऑफ द लिक्विड एट द रेस्ट, जो फ्री सरफेस है लिक्विड का रेस्ट पे, ठीक है, टेंड्स टू हैव मिनिमम एरिया, वो अपने एरिया को कम से कम रखना चाहता है, टेंड्स टू हैव मिनिमम, वो अपने एरिया को कम से, एंड एज सच इट बिहेव्स एज अ स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन, ये क्या करता है, एज अ स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह वर्क करता है। जो लिक्विड का अपर सरफेस होता है, सरफेस टेंशन मतलब सरफेस पे एक टेंशन मतलब एक खिंचाव आ जाता है, तो अपने एरिया को कम से कम रखना चाहता है, ठीक है, समझ रहे हो। तो वही चीज कह रहा है, ये एज ए स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन करता है बार। तो कह रहा था फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ द लाइन ड्रॉन ऑन द लिक्विड सरफेस एंड द नॉर्मल इट टू द पैरेलल सरफेस इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ द सरफेस टेंशन। देखो क्या कह रहा है, द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ द लाइन ड्रॉन ऑन द लिक्विड सरफेस। मान लो एक लिक्विड सरफेस पे हमने ऐसे लाइन ड्रॉन कर दी, इस पे जो फोर्स लग रही होगी पर यूनिट लेंथ, वो उसकी क्या होगी, सरफेस टेंशन होगी। नो एंड नॉर्मल टू इट, नॉर्मल टू द इट पैरेलल टू द सरफेस एंड कॉल द फोर्स। द फोर्स सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है F/L। स्ट्रेस का होता है ना फोर्स अपॉन एरिया, सरफेस टेंशन का होता है फोर्स बाय लेंथ, क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ। हमें ये ध्यान रखना है, इसकी यूनिट क्या बनेगी, न्यूटन पर मीटर, डायमेंशन क्या बनेगी, mLT⁻², होता है ये, अपॉन में L हो गया, L से L चला गया, क्या है, mT⁻², ठीक है, ये इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। इसको इससे डिनोट करते हैं, गामा से भी करते हैं सरफेस टेंशन को, ठीक है। सरफेस टेंशन क्या है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण लिक्विड क्या करता है, अपनी एरिया को कम से कम रखता है। जैसे बॉल है, ठीक है, अब देखो बॉल जैसे नीचे गई, ठीक है, ग्रेविटी के कारण नीचे गई, तो क्या होता है, देखो एक इलास्टिसिटी टाइप की आती है, थोड़ी देर तक क्या होता है, ये अपनी एरिया को कम से कम रखना चाह रहा है, फैलना नहीं चाह रहा, ठीक है, लेकिन एक टाइम आएगा क्या होगा, बॉल चली जाती तो फैल जाता है। वैसे ही मच्छर जब पानी पे तैर जाता है, क्यों होता है, बैठ जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक इलास्टिसिटी है, ठीक है, एक खिंचाव टाइप का होता है पानी, इलास्टिक मेम्ब्रेन टाइप की बनती है सरफेस टेंशन में। क्यों, क्योंकि ये अपने एरिया को कम से कम रखना चाह रहा है। जितनी सरफेस टेंशन ज़्यादा होगी उतना इलास्टिक में, सरफेस टेंशन ज़्यादा कैसे होगी, फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या हो, लिक्विड ज़्यादा लगा रहा हो, है ना, फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या हो, ज़्यादा लग रही होगी, तो क्या होगा, जो तुम्हारा लिक्विड जो है ऊपर की तरफ लगाता है फोर्स, अब थ्रस्ट फोर्स लगाता है, तो अगर वो फोर्स पर यूनिट लेंथ ज़्यादा है तो सरफेस टेंशन उतनी ज़्यादा है। जैसे पिन है, पिन तैर गई, ठीक है, क्यों तैर गई, क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से तैर गई, है ना। अपवर्ड जो तैरती तब थी, जब थ्रस्ट ज़्यादा होता था, वेट कम होता था, तैर जाती, है ना। वैसे ही है यहाँ पे, ठीक, कि थ्रस्ट ज़्यादा होगा मतलब सरफेस टेंशन ज़्यादा है, सरफेस टेंशन ज़्यादा है तो बॉडी क्या करेगी, तैर जाएगी, ठीक है, ये चीज़ होती है। तो अगर कोई पूछे मच्छर का है मच्छर पे बैठने मच्छर डूबता क्यों नहीं, क्योंकि सरफेस टेंशन है, ठीक है। अब आता है सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी क्या होता है, जो एनर्जी क्या कहते हैं लिक्विड के सरफेस के कारण होती है, वो क्या होती है, सरफेस एनर्जी, ठीक। क्या कहता है, चेंज इन द सरफेस एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ द सरफेस टेंशन एंड द चेंज इन द सरफेस एरिया अंडर द कांस्टेंट टेम्परेचर। चेंज इन द सरफेस एनर्जी बराबर होता है किसका, चेंज इन सरफेस टेंशन, प्रोडक्ट ऑफ द सरफेस टेंशन एंड चेंज इन एरिया, ठीक। सरफेस एनर्जी क्या होती है, ये देखो जितनी ज़्यादा सरफेस एनर्जी होगी, ठीक, बॉडी क्या करे, जैसे ये है ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन अ मटेरियल विद द लो सरफेस, ये सरफेस एनर्जी कम है, ये सरफेस एनर्जी इसकी ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा एरिया में तो चेंज लाई, ये एरिया में कम चेंज लाई। तो जितना ज़्यादा सरफेस एनर्जी ज़्यादा होगी, वो लिक्विड के सरफेस पे उतना ज़्यादा क्या करेगा, चेंज लाएगा एरिया में, ठीक है। ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन अ मटेरियल विद द लो सरफेस एनर्जी, एक मटेरियल है जिसपे क्या है, लो सरफेस एनर्जी, तो इसको क्या करेगा, रिपल करेगा, बेसिकली मतलब इसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं होती कि उसको क्या करे, इसके एरिया को चेंज करे, क्योंकि लिक्विड का काम है वो अपने एरिया को मिनिमाइज करना चाहेगा। अब इसके सरफेस के अंदर इतनी ताकत है कि इसके एरिया को चेंज कर सकता है, तो ठीक है, जितनी सरफेस एनर्जी होगी उतना ज़्यादा चेंज कर सकेगा, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा है सरफेस एनर्जी का ये होता है F/L इंटू डेल्टा ए, F/L इंटू डेल्टा ए, इसलिए यहाँ से इसकी आती है mL² T⁻², ये आती है इसकी डायमेंशन। सरफेस जो एनर्जी की होती है, जो वर्क की होती है, इसकी होगी, ठीक है, mL² T⁻² इसकी डायमेंशन होती है। अब बात करते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट की।
एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट से पहले हमें जानना है द एंगल विच द टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस मेक्स एट द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट मेक्स विद द सॉलिड सरफेस। इससे दो, अब इसको ऐसे डेफिनेशन से ऐसे समझो, जैसे तुम लिक्विड को किसी रखते हो, ठीक, जैसे वाटर रखो तो वाटर क्या होता है, हल्का सा ऐसे रहता है, ग्लास में रखो, क्यों होता है, देखो पहले ऐसे समझो, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दो तरह की फोर्सेज होती हैं। एक है जो मॉलिक्यूल्स के अंदर की फोर्सेज होती है, ठीक है, इसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्सेस। कौन सी? कोहेसिव फोर्सेस। कौन सी? कोहेसिव फोर्स। और एक फोर्स बनती है इसके, इनके मॉलिक्यूल्स और ग्लास के मॉलिक्यूल्स के बीच में, इसको बोलते हैं एडहेसिव फोर्सेस। क्या बोलते हैं? एडहेसिव फोर्स। ठीक है, देखो क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज अमंग्स द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम मटेरियल। सेम मटेरियल के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्सेज होती है मॉलिक्यूल्स की, उसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ कोहेजन। या और फोर्स अमंग्स द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल। डिफरेंट मटेरियल मतलब जैसे हमने कहा ना, ग्लास और वाटर के बीच, इनके बीच में भी क्या होगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स होगी, इसको क्या बोलते हैं? एडहेसिव फोर्स। क्या बोलते हैं? एडहेसिव फोर्स। ठीक है, अब क्या होता है, इसमें मेनिस्कस बनते हैं। मेनिस्कस क्या होते हैं, देखो जैसे ये है कॉनकेव बना, ये क्या बना, कॉन्वेक्स बना। ठीक है, जैसे मरकरी को अगर कह रहा है, अगर वाटर को तुम ग्लास में रखोगे तो कुछ इस तरह से शेप आएगा, ठीक है, और मरकरी को रखोगे तो इस तरह से आएगा। क्यों आया? क्योंकि देखो इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में फोर्स ज़्यादा है, एडहेसिव फोर्स ज़्यादा है, कोहेसिव फोर्स है। ठीक है, इस वजह से क्या हुआ, ये इसकी तरफ खींचा चला गया इस वाला एंड, और यह एंड थोड़ा नीचे चला गया। और मरकरी में क्या हुआ, एडहेसिव फोर्स कम है, कोहेसिव फोर्स है। ठीक है, इस वजह से कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है, इस वजह से ये आपस में गए, इसकी तरफ कम गए, तो इस वजह से। अब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या दो तुम्हें दिख रहा है, ये जो सरफेस है अंदर, ये इसके टेंजेंट से, सरफेस के मतलब लिक्विड के सरफेस के टेंजेंट से, और जो जिस सरफेस में रखा गया उससे जितना एंगल बनाते हैं, क्या होता है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब जैसे ये है, अब यहाँ पे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ये है, इसका टेंजेंट सरफेस जितना बना रहा है, जिस तरह इससे जो एंगल है वो क्या है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है। सिंपल सी बात है। ठीक है, इसको मेनिस्कस कहते हैं। इसमें वाटर अगर देखो रखा जाएगा तो ये क्या बनाएगा, एक्यूट एंगल मतलब कॉन्वेक्स बनाएगा। इसको क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मेनिस्कस। इसको क्या बोलेंगे, सॉरी, इसको बोलेंगे कॉनकेव। ठीक है, बाहर से देखोगे कैसा दिखेगा, कॉनकेव। यहाँ से देखोगे, इसको देखोगे कैसा दिखेगा, कॉन्वेक्स। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा क्या, मेनिस्कस। इसी को कहते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ये जो बना रहा है ना एंगल, इसका टेंजेंट, ये होता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। वही कह रहा था, द एंगल विच द टेंजेंट टू द लिक्विड, लिक्विड के टेंजेंट के सरफेस एट द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट मेक्स विद द सॉलिड सरफेस। सॉलिड सरफेस से जो एंगल बनाता है, इसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो इतना है हमारे आज के चैप्टर में। हाँ ठीक, तो हमें इतना एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट वगैरह ध्यान रखना था। तो बेसिकली इस चैप्टर में आपको जो डायमेंशन है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वगैरह, ये सब ध्यान रखना है। ठीक, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ डिफिनेशनें ध्यान रखनी है। ठीक, ज़्यादातर यही है, न्यूमेरिकल कम होते हैं, बहुत कम होते हैं, इसमें से होते ही नहीं है। ठीक, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इसमें। ठीक, तो फिर चलते हैं, आज के लिए इतना ही। ठीक, ओके, दिस वाज लोकेश लालवानी साइनिंग ऑफ टुडे। चलते हैं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए हमारे लेक्चर्स। ठीक है।